हेलो फ्रेंड्स, हमने तथास्तु लॉन्च किया। उसके बाद बहुत सारे इंक्वायरीज डाउट्स हमारे पास आए, खास करके क्योंकि हम कुछ नया कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ बच्चों को डाउट्स रहे कि मैम हम बीए क्या एक और बीए के साथ कर सकते हैं? हम लोग जब बीए कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर ग्रेजुएशन है कि नहीं है? तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेते हैं ताकि जो डाउट्स हैं वो एक साथ ही रिजॉल्व हो जाएं। So why we did this? We did this so that the formal and informal education can be integrated. बहुत लंबे समय से एक बच्चा परेशान रहता था कि मैं कॉलेज कर रहा हूँ, मैं एक फॉर्मल एजुकेशन ले रहा हूँ, डिग्री ले रहा हूँ, तो मैं साथ में या तो अपना टाइम मैनेज करके कोचिंग करूँ या फिर जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं जाऊँ और कोचिंग लूँ, दोबारा से 2-3 साल अपने लगाऊँ. So lot of time, money, effort, and everything was invested in informal coaching industry. So we thought at Tathastu, why not to integrate it? So हमने जो ये formal education का program launch किया है, this is a proper BA degree. It will be an online degree and in compliance with the UGC. And it is possible because of new education policy. So ये हमारी डिग्री कहाँ से अफिलिएटेड है? मंगलायतन यूनिवर्सिटी से है और इसके अंदर हम दे रहे हैं आपको बीए एडमिनिस्ट्रेशन. बीए एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज the whole syllabus of UPSC is such that it captures you, it trains you for an administrative role. So starting with this, another doubt that people have, can it be online also? Yes, the graduation, that is BA administration, can be done both in offline as well as online mode, but the seats in offline are very limited because howsoever I may try, but as a mentor I can be available to only few people in offline mode. मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को एक साथ तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने बहुत ही लिमिटेड सीट्स रखी हैं जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है. लेकिन ऑनलाइन के लिए हाँ, हमारे पास बहुत बैंडविड्थ रहती है जिससे हम ऑनलाइन बच्चों को केटर कर सकते हैं. तो ऑनलाइन भी डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन की ऑफलाइन भी मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप के अंदर ही ऑनलाइन बीए एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है. क्या ये रेगुलर डिग्री जैसी है? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन बीए एडमिनिस्ट्रेशन में और किसी भी और रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर. इट्स इक्विवेलेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ वी विल डू इट. हमने यूपीएससी के सिलेबस को ही 6 सेमेस्टर्स के अंदर ब्रेक किया है. सो यू विल रियलाइज कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना ह्यूमंगस है, जिसके कारण बच्चे बहुत बार पढ़ते हैं एक साल के अंदर. अक्सर लोग 10 महीने में इसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैं आपको आज सिलेबस दिखाऊंगी आप खुद ही समझ जाएंगे कि शायद ह्यूमनली इट्स वेरी डिफिकल्ट to cover this much information with, of course, practicing objective questions, with practicing subjective answer writing and mastering it, and along with preparation of personality development, with, of course, all the test series and CSAT, essay, everything. So it's very difficult to do it in just 10 months. So that is why we thought, why not to spread the whole content in 3 years. That is the BA administration. So let us start how we are going to go about it. So there will be 6 semesters. So BA is a 3-year course, and because it will be a graduation, we will like you to have exposure regarding graduation. So graduation वो golden time होता है जब हम लोगों को of course प्रिपरेशन तो करनी ही है अपने करियर को लेकर, अपनी एक जिसे कहना चाहिए अपना बॉक्स तो सेट करना है. बॉक्स इन द सेंस कि जो आप कल बनेंगे, जिस तरीके के जीवन आप जिएंगे, वो आपकी ग्रेजुएशन या उस यंग यूथ के टाइम में ही डिसाइड हो जाता है डेफिनेटली. बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेजुएशन का जो वक्त है वो एक एक्सपोजर का वक्त हो, जहाँ आपको दुनिया में बाकी सब भी क्या चल रहा है वो भी समझ में आए. तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रेजुएशन के दौरान ही, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ही बच्चों को वो वाला एक्सपोजर दे सके, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज के फॉर्म में हो, चाहे वो फील्ड विजिट्स की फॉर्म में हो, जहाँ जहाँ हम लोगों को लगेगा कि हम उस टाइप का एक्सपोजर बच्चे को दे सकते हैं, हम देंगे. Secondly, it is divided into 6 semesters and a degree will be provided of UGC. Then
Bachelors will cover all the aspects. All the aspects means everything. Only optional is left because optional can differ child to child. So we will be covering entire prelims, mains, GS with CSAT, with essay, with uh, personality development, with answer writing sessions, with live answer writing sessions, with objective questions, with prelims test series, mains test series, essay, everything. So it is like holistic preparation. There is no point if you teach a child in GS prelims and mains and you leave CSAT. क्योंकि आपने CSAT छोड़ दिया, प्रीलिम्स उसका तब भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि वो व्यक्ति ने GS में तो अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन अगर CSAT में क्लियर नहीं किया तो प्रीलिम्स तो नहीं हुआ ना, जो स्टेज है वो तो क्लियर नहीं हुई. इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों के अंदर कोर्सेज मुझे बहुत ज़्यादा कभी समझ नहीं आए, लेकिन इसीलिए मतलब मेरा आइडिया विजन भी यही था कि एक साथ पूरी होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए, जो कि हम इस BA के अंदर कोशिश कर रहे हैं. सो जो कंटेंट है वो UPSC वाला ही है, क्योंकि UPSC ने ही इतना सारा कंटेंट दे रखा है कि अगर एक व्यक्ति उसे BA में पढ़ ले तो उसका एक्सपोजर, उसकी नॉलेज किसी भी और व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत डीप होगी. तो इसीलिए हमारा कोर्स UPSC वाला ही सिलेबस है. इसके बाद मेंटरशिप, ऑफ कोर्स मेरा विजन है तो मैं ही मेंटरशिप करूंगी. ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ टीम भी रहेगी, टीचर्स की, ऑफिसर्स की, ऐसे लोगों की जो कि इस फील्ड के अंदर एक इंसाइट रखते हैं. एंड आई ऑलवेज फील मेंटरशिप इज़ अ वेरी अब्यूज्ड वर्ड बिकॉज आजकल मेंटरशिप कोई भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेकिन येस वी विल ट्राई टू हैव अ काइंड ऑफ अ इंडिविजुअल टीचर स्टूडेंट रिलेशन. सो इट्स लाइक जो पुराने ज़माने में शायद होता था वैसा कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. दैट्स आइडियली वेरी इंटरेस्टिंग. सो personality development, of course, that's part of exposure and understanding of the surroundings. After that we will discuss what is this BA semester 1. So this will be the first semester. First semester means first 6 months what we will study. ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे UPSC की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं एंड sometimes they keep preparing for 2-3 years and still they don't understand what exactly is the syllabus of UPSC, because this myth has been going around that UPSC is everything under the sun and they can ask anything, there is no syllabus. No, there is. Definitely they can go a little left and right, but definitely there is a syllabus of UPSC. So the first subject, so each semester will have 5 subjects. So the first subject in first semester will be history. It will include complete ancient history, from Stone Age to Neolithic Age to Vedic culture to Aryan Age, Buddhism, Jainism, Mauryan dynasty, Satavahanas, Indo-Greek, Kushanas, Sangam Age, the South Indian histories of Chola, Cheras, Pandyas, then Harshvardhan, all the dynasties that are important, including Mughal and the Sufi Bhakti movement and all of these, Marathas, and it will end with just the advent of European. So it is a complete medieval and modern, ancient and medieval history completed. After that, the second subject of first semester is environment and ecology. Here we will understand what exactly is the environment, what is an ecology, what are the various levels that are there, what is an ecosystem, how food chain works, how food web works, what are the various kinds of pollutions, how pollution can be dealt with, even if you know there is a noise pollution. So उसकी डेसिबल्स की डिग्री क्या है, कब हम कहेंगे कि नॉइज पोल्यूशन है, कब नहीं कहेंगे. एंड देयर इज ऑल्सो लाइट पोल्यूशन, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा. तो लाइट पोल्यूशन भी होता है. तो क्यों होता है, क्या होता है वो, किस एरिया के अंदर हम कहते हैं कि लाइट पोल्यूशन हो रहा है. सो लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल गेट. वी विल लर्न अबाउट the problems of pollution along with environmental impact assessment and sustainable development. The buzzword, the sustainable development, जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चंस भी आते हैं, और वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है. Then third topic or third subject will be economy. It will be the basic introduction of economy, which will cover
basic concepts like demand and supply, what are capitalistic economies, what are the factors of production, resources, natural resources से कैसे अंतर पड़ता है, what is the population, inequality क्या है, is inequality beneficial or harmful, what are the various charts and graphs that depict where the inequality, unemployment and all these parameters can be placed. We will learn about parallel economy, black money, regional imbalances, what are 5-year plans of government. So 5-year plans शुरू से लेके अब तक कौन से थे, हमारी पहले की जो डेवलपमेंट हमने इकोनॉमिक करी वो किन प्लान्स से गवर्न थी, कैसे थी. अब हम जो 5-year प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो वो किन आइडियोलॉजीज और बेसिक्स के ऊपर स्टे करता है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं हमारे 5-year प्लान की, या फिर हम लोगों को चेंज करना चाहिए 5 year से 1 year प्लान पे जाना चाहिए, या फिर हो सकता है 10-year प्लान पे जाना चाहिए. So these are the questions we will deal with. Of course, there are certain public sector reforms. A lot of reforms have been taken up by the government to reform the public sector. क्या कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स का, क्या रेलवे को एक प्राइवेट एंटिटी बना देना चाहिए या नहीं बना देना चाहिए. So a lot of question. What is disinvestment? So you must have heard about disinvestment in newspapers. Government is disinvesting this company. So what is disinvestment? Whether it's beneficial for the country or not. Which companies can be disinvested? Who does it? Which organization? Why? Lot of things. Apart from that, poverty. What is the definition of poverty? Are there various definitions of poverty? Have we changed the definition of a poverty along the time? आज हम poverty किसको कहते हैं? What is absolute poverty? What is it a multidimensional concept or is it only an economic concept? We will see. So हम economics के basics को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कवर हो. Then this is the fourth subject, that is science and technology. Prelims के लिए बहुत important है. अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, 7-8 क्वेश्चंस तक आते हैं और कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं. एंड फॉर मेंस डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज of course there are 3-4 questions from science and tech in mains also, but the implication you will learn here, the technologies you will learn here can be applied to various other subjects and topics in answer writing. Like if you are studying about new technology, you can mention it as a way forward in your mains answer while discussing a problem. So, example, supposedly we are talking about pollution, then there must be solutions in technology which can be helpful. So in science and tech, we will study about the technologies related to health, medicine, new inventions, new discoveries of physics, chemistry. What are the various achievements of Indians which have been there? What is a biotechnology policy? What are the various features of that policy? Should there be some improvement? What is human genome? What is DNA? What is environment and biotechnology? अगर oil spill हो गया है तो वो कैसे ठीक होगा? Are there some mechanisms in science which can help us remove the oil spill? और oil spill से क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए कि तेल फैल गया अगर पानी पे तो ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है, नीचे के जानवर यानी कि जो हमारी फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, they die off because they cannot breathe. So it's a huge problem. So how technology can correct it? Similarly, there will be topics related to defense technologies, like what are the various military technologies, what are nuclear weapons, what exactly is a nuclear weapon, are all nuclear weapons similar, or what are the chemical and biological weapons, are there any policies that govern them? कोई भी कंट्री क्या ऐसे ही न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स यूज कर सकती है? अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल होता है इस दुनिया में रहना. सो क्या पॉलिसीज हैं जो उनको गवर्न करती हैं? व्हाट आर द वेरियस मिलिट्री एक्सरसाइजेस वी आर हैविंग विद अदर कंट्रीज? तो इतने सारे देश हैं, वो कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और हर मिलिट्री एक्सरसाइज का हमारे साथ क्या इम्पैक्ट होता है, और क्या ये हमारी दोस्ती दिखाता है या फिर हमारे लिए इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो हम इसमें समझते हैं. देन कोल, पेट्रोकेमिकल्स, गैस, रिन्यूएबल, बायो एनर्जी, a lot of energy policy. What is the energy policy of India? So a lot many topics are there which we read. Then coming to the next, this is the 5th part of our first semester. 5th part means 5th subject.
So polity and constitutional framework, it deals with the complete evolution of constitution. जब हम आज़ाद हुए उस वक्त पे क्या था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, क्या कुछ डॉक्यूमेंट था जिसके बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने बाकी देशों से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, क्या हमने सोवियत यूनियन से कुछ फीचर्स लिए, क्या हमने यूएसए से लिए, आयरलैंड से लिए, जापान से लिए, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना किसने बनाया, कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन, आप सबको शायद पता ही है, बी आर अम्बेडकर सर। तो उसी तरीके से कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कैन यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, इज इट फिक्स्ड टिल इटर्निटी, क्या अभी कभी नहीं बदला जा सकता, अगर बदला जा सकता है तो किन मैकेनिज्म से, किन आर्टिकल्स के बेसिस पे, किस प्रोसीजर से इसको बदला जा सकता है। सिटीजनशिप, हु ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पीआईओ कौन है, यू नो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, क्या है उनके सिटीजनशिप में और हमारी सिटीजनशिप में क्या अंतर है, हु आर एलियंस, एलियंस इन द सेंस नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस स्पेस, बट आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा एनिमी प्रॉपर्टी, तो वो एनिमी प्रॉपर्टी किसकी एनिमी प्रॉपर्टी है, वो क्या सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे या वो अब सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं है, किन की प्रॉपर्टी है वो एलियन प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी। सो उसके बाद हम इसी के अंदर देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ओथ होती है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उनके पास पावर्स क्या क्या हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, अब एवरीथिंग, व्हाट आर द वेरियस कमिटीज दैट आर हेल्ड, एंड पार्लियामेंट में पार्लियामेंट वर्क कैसे करती है, व्हाट इज 0R, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट में जाके कोई शोरगुल कर रहा है तो कोई रूल है क्या जो उसको रोक सकता है, पार्लियामेंट से एसोसिएटेड सारी चीज़ें, उसकी फंक्शनिंग, मनी बिल क्या होता है, क्या मनी बिल पे लोकसभा राज्यसभा एक जैसी पावर्स होल्ड करती है, सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, सो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन within it is judiciary, like Supreme Court, judicial activism, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, क्या है ये पीआईएल, लोग बोलते हैं ना अक्सर कि उन्होंने पीआईएल डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या है पीआईएल, क्या ये सब कोई भी डाल सकता है या जिसका साथ कुछ गलत हुआ है वो डाल सकता है, हाई कोर्ट्स क्या है, क्या सबॉर्डिनेटेड टू सुप्रीम कोर्ट है, सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स क्या हैं, तो जैसे हमारे पास आईएएस है या हमारी जो सेंट्रल सर्विसेज है जिसका एक एग्ज़ाम होता है, जो सब जगह अलग अलग स्टेट्स में लोग पोस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम क्या जुडिशरी में भी होना चाहिए जहाँ पर जजेस को एक जगह सेलेक्ट किया जाए, लेकिन अभी शायद स्टेट वाइज जब होता है तो क्या उसका अंतर पड़ता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्या हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या हैं, कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर एक जज किसी इलीगल एक्टिविटी में एम्ब्रॉयल्ड मिलते हैं या कुछ उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट होता है, तो व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स शुड बी देयर टू मेंटेन द highest levels of integrity in judiciary. So with this, our first semester ends. And of course, you will have your first exams. ये सब पढ़ने के बाद पहला एग्जाम होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा सेमेस्टर 2. सेमेस्टर 2 विल बी मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ हमने एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री कंप्लीट करके छोड़ दी थी, अब यहाँ से हमारा मिडीवल वाला वो वाला पार्ट स्टार्ट होता है, मिडीवल के बीच में जहाँ पे जो यूरोपियंस आए थे उससे पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था, यहाँ से हम उसके बाद पढ़ेंगे जब वो लोग आ गए तो क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से उन्होंने हमें एनस्लेव किया। सो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, कंपनी रूल क्या था बंगाल के अंदर, मैसूर और मराठास के साथ क्या क्या वॉर्स हुए, उसके बाद जब कंसोलिडेशन कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर तो क्या रूल था, किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करा, यही सारे हमारे बाद में चल के हमारे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। सो जैसे अभी यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, इसी को हम क्वेश्चन बना दें। ब्रिटिश रूल हैज बीन bringing British rule has devastated the economic autonomy of Indian subcontinent और Indian country, तो कहीं ना कहीं उसी से क्वेश्चन बन गया,
या फिर हम इसको भी आगे देख सकते हैं, जैसे क्या क्या चीजें, अरे स्लाइड ही चेंज हो गई। जैसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज क्या क्या है हमारे पास, क्या किन लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ने सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाया, यही मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश हैज इम्पैक्टेड द एजुकेशन ऑफ इंडियंस एट दैट टाइम, अनदर मेंस क्वेश्चन। एजुकेशनल पॉलिसीज, तो आपने एजुकेशनल पॉलिसीज पढ़ी होंगी तो आपको उनका पूरा एवोल्यूशन समझ में आ जाएगा, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को जिसे कहना चाहिए मॉड्यूलेट किया या बेंड किया, जो हमारे लिए हार्मफुल रही। मीडिया पॉलिसीज क्या थी, न्यूज़पेपर्स के ऊपर बैन क्यों लगाते थे, कैसे लगाते थे, किस तरीके से रोकते थे। व्हाट इज सोशल रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, तो कुछ काम ब्रिटिशर्स ने अच्छे किए, उन्होंने सती प्रथा के लिए बैनिंग करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ रिफॉर्म्स करने के बाद उन्हें नजर आया कि रिफॉर्म्स करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो शायद इसीलिए उन्होंने रिफॉर्म्स छोड़ दिए। तो किस टाइप की पॉलिसी उन्होंने बनाई कि हमारे सोशो रिलीजियस एथोस के अंदर वो इंटरफेयर ना करें, लेकिन उससे रिफॉर्म प्रोसेस पे क्या असर पड़ा। सो ऑल ऑफ दीज अगेन बिकम यू ईच टॉपिक इज a one of a kind mains answer or a mains question. Then military policy of India, military policy of Britishers, judicial policy, revolt of 1857, very very important. क्या था वो, क्यों हुआ ये रिवोल्ट, क्या ये फर्स्ट रिवोल्ट था, व्हाट वर द एम्स ऑफ दिस रिवोल्ट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या हुई उसके बाद, और जब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया तो उस क्यों आया, उससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमेन में चल रही थी बातें, तो ब्रिटिश क्राउन को क्यों इंटरवीन करना पड़ा। देन ऑफ कोर्स आफ्टर दैट राइज ऑफ नेशनलिज्म, हम लोगों ने कांग्रेस बनाई 1885 के अराउंड, फिर मॉडरेट्स आए, एक्सट्रीमिस्ट्स आए। मॉडरेट्स के क्या तरीके थे, क्या वो प्रेयर एंड पिटिशन करते थे, एक्सट्रीमिस्ट्स के क्या तरीके थे, और स्वदेशी मूवमेंट क्या था, है ना, कपड़े जला देते थे, बट स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट क्या था एनी बेसेंट का, लखनऊ पैक्ट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी का जो ईरा आया जहाँ पे सत्याग्रह की बातें हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, साइमन कमीशन क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, और अल्टीमेटली कैसे हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिली। सो व्हाट वाज दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, कहाँ से वो डिराइव होता है, फिर डिमांड ऑफ पाकिस्तान क्या थी, क्यों क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, राजा जी फॉर्मूला क्या था। ऑल ऑफ दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। रिन म्यूटनी क्या थी, किसने करी, नेवी के किन ऑफिसर्स ने रिन म्यूटनी करी, और किस तरीके से सभी रिलीजन के लोग एक साथ आके उन्होंने एक मिलिट्री पावर, या जिसे कहना चाहिए कि ब्रिटिशर्स को बड़ा क्लियर कर दिया कि इससे आगे वो रूल नहीं कर पाएंगे। तो किस तरीके से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स को आके चीज़ों को संभालना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. सो लॉट ऑफ वी विल स्टडी द कंप्लीट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विद ईच टॉपिक। उसके बाद कुछ मूवमेंट्स हुए जिनको कि हमें एवोल्यूशनरी स्टेज में ट्रेस करना होता है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। जैसे वुमेन मूवमेंट्स क्या थी, कब से शुरू हुई और अभी तक उनका क्या चल रहा है, पेजेंट मूवमेंट्स क्या थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ट्राइबल मूवमेंट्स, लेबर मूवमेंट्स, व्हाट इज, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए वो उनकी उनकी जो आइडियोलॉजी है लेफ्टिस्ट है। व्हाट इज लेफ्ट, हाउ डिड इट राइज इन इंडिया, पॉपुलर स्ट्रगल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, कौन थे प्रिंसली स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स थे, और बाद में तो खैर वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे कि वो हमसे कैसे मिले, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उनके अंदर क्या कुछ एक्टिविटीज होती थी, क्या वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स चलती थी या कुछ सपोर्ट मिलता था उनसे, किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती थी। तो उसी तरह जमींदारी मूवमेंट वगैरह बहुत सारे जो मूवमेंट्स इससे एसोसिएटेड हैं वो हम पढ़ेंगे। दिस वॉज द हिस्ट्री पार्ट। देन सेकेंड इज पॉलिटी। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सेंटर पढ़ा था, यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, और यूनियन टेरिटरीज और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फाइनेंस कमीशन क्या है,
है ना, लिंग्विस्टिक कमीशन, माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स होते हैं, कौन सा कमीशन उन्हें डील करता है, व्हाट इज सीएजी, अटॉर्नी जनरल। देन वही इलेक्शन कमीशन क्या है, कौन कौन इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, क्या पावर्स हैं, कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को। यूपीएससी ऑल्सो कम्स अंडर इट, जिसका एग्जाम हम सब दे रहे हैं, है ना, कि भाई वो ये यूपीएससी क्या है, किसके अंडर आता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, how does it work. So we will study about this. After that it's non constitutional bodies, प्लानिंग कमीशन क्या है, जोनल लोकपाल, लोकायुक्ता, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीबीसी, सीवीसी, इन सब के बारे में हम जानेंगे कि इन्हें क्यों बनाया गया था, इनका रोल क्या है, कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमी, वी विल स्टडी अबाउट बैंकिंग, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमारी मनी मार्केट क्या होती है, व्हाट इज हॉट मनी। सो लॉट ऑफ ऑल द डिटेल्स अलॉन्ग विद इट, द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है। सो ये सारे जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको देखेंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जियोग्राफी। हियर वी विल सी जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टुगेदर, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए दोनों को लिंक करके ही हमने रखा है। तो यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिवर्स की स्टार्टिंग से लेके प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, रिवर लैंडफॉर्म्स, जितने भी टाइप की लैंडफॉर्म्स होते हैं, व्हाट इज अ माउंटेन, यू नो, व्हाट इज अ लेक, आर ऑल लेक्स इक्वल, सब एक तरीके की होती हैं या अलग अलग तरीके से फॉर्म होती हैं। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, मेजर प्लेट्यूज देखेंगे, यहाँ पे मैपिंग भी करेंगे हम लोग। सो मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम लोगों को वो क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि ना लाइन में लगाइए इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, all of these questions can be dealt with. Then major disasters we will study, what are the industrial disasters, landslides, droughts, all of these. Then what are the policy frameworks of disaster? पॉलिसी फ्रेमवर्क्स कि अगर कभी डिजास्टर हो जाता है तो गवर्नमेंट में कौन से ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं कि तुरंत उसको रेस्क्यू मिशन के लिए करा जाए। क्या हम पहले से कुछ प्रिपेयर करके रख सकते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आर देयर सम अथॉरिटीज, जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज कहते हैं, आर देयर समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस? एंड लास्ट सब्जेक्ट ऑफ आवर सेकंड सेमेस्टर इज एथिक्स। मैं ही पढ़ाऊंगी आपको एथिक्स। सो एथिक्स इज अबाउट human values, aptitude, attitude, and emotional intelligence. Very, very life transforming subject. बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए पढ़ना कि हम लोगों को क्यों एथिकल होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। Then third semester. So in the third semester, first subject will be international relations. We will study about international policies, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है, हिस्टोरिकली हमने क्या क्या चीज़ें इंटरनेशनली अपनी इमेज बनाई है, हमारे नेबर्स से हमारे रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या डिस्प्यूट्स हैं और कहाँ कहाँ पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरह से भूटान, नेपाल, हम क्या उनसे किसी एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन चल रहा है तो कहाँ कहाँ चल रहा है, किन किन डैम्स पे चल रहा है या किन किन प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है। सो कंप्लीट इंडियन ओशियन जियोपॉलिटिक्स associated with it. Then international relations of India with the rest of the world. सारी कंट्रीज के साथ, लगभग जो मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ हम उनके रिलेशंस पढ़ते हैं। क्या इम्पैक्ट होगा अगर रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का ओपिनियन क्या होना चाहिए, किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड और रशियन एरियाज के साथ हम कोऑर्डिनेट करके अपने ओपिनियंस को बैलेंस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमरस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, जो कि प्रीलिम्स में भी पूछी जाती हैं, जिन जो मेंस में भी पूछी जाती हैं, तो उनसे एसोसिएटेड चीज़ों को दिखेंगे। जैसे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि इज सार्क नॉट रेलिवेंट एनी मोर, तो सार्क क्या है पहले ये पता होना चाहिए, उसकी रेलिवेंस क्या थी, क्यों कम हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर यूएन, नाम, सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, ये सारी, ओपेक, एससीओ, सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देन नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। अगेन
तो पहले हम लोगों ने जो ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ लिया, उससे आगे एक्सटेंसिव पार्ट्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे बेसिकली, जिसमें विंड्स, एटमॉस्फेयर, हीट बजट, जितना भी वो बारिश से एसोसिएटेड चीज़ें हैं, वो सारी प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे इसी में ही ओशियनोग्राफी, वेव्स, टाइड्स, करंट्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज ला नीना, ओशन की कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। सो ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन सोसाइटी, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटल इश्यूज, जॉइंट फैमिलीज क्यों कम हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बढ़ रही हैं, व्हाट इज द कास्ट सिस्टम, व्हाट वाज द फिलोसफी बिहाइंड कास्ट सिस्टम, एग्रेरियन सोसाइटी क्या है। तो ये सारी जो हमारे सोसाइटल इश्यूज हैं, वुमेन से एसोसिएटेड इश्यूज हैं, is one how government is trying to do women empowerment and how women empowerment will be helpful in the growth of India. IMF का एक डेटा है जो कहता है कि अगर वुमेन इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए, द इकोनॉमी विल इंक्रीज मोर देन 27%. सो ऑल ऑफ दिस मस्ट बी नोन कि किस तरीके से चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। देन सोसाइटी के अंदर ही हमने जब वुमेन देख लिया, तो पॉपुलेशन से एसोसिएटेड जो डाउट्स हैं या पॉपुलेशन से एसोसिएटेड जो थ्योरीज चलती हैं वो हम पढ़ेंगे कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इज वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना गुड, हैज इट बीन यूजफुल और इज इट अ डिजास्टर इन वेटिंग। तो वो क्या चीज़ें हैं, किस तरह से परसुएशन से भी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि वर्कर्स मूवमेंट हुई, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुई, पेजेंट मूवमेंट्स, तो ये सारी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब इंडिपेंडेंटली मेंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये हमारे एसेज में हर जगह काम आते हैं। सो अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम क्या है अर्बनाइजेशन की, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। एंड लास्टली द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, रीजनलिज्म क्या है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, एंड व्हाट इज द ओवरऑल, हमने सोसाइटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करा है। इसी के अंदर चाइल्ड, एल्डरली, इन सब के कंसर्न्स को भी हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे, क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा था तो इसलिए हमने बहुत, इससे ज़्यादा और कितना डिटेल कर इस पर, इसमें भी अभी सोचिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और ऐड हो सकती हैं। देन नेक्स्ट इज गवर्नेंस, ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, जहाँ पर हम लोग ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से रिलेटेड, NGOs, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये इस सारी चीज़ों को देखेंगे। अब ये दोनों सब टॉपिक्स ना ओवरलैप करते हैं, हमारे गवर्नेंस यानी पेपर 2 के पॉलिटी वाले जो गवर्नेंस पार्ट है वहाँ से, और एक एथिक्स के पेपर से। तो हमने दोनों को एक ही जगह कर दिया ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, क्योंकि अलग अलग जगह से स्कैटर्ड पढ़ने से, हाफ हिजार्ड तरीके से पढ़ने से उतने अच्छे से आपके आंसर्स निकल कर आ नहीं पाते। देन कंप्लीट गवर्नेंस, हंगर, फेमाइन, एजुकेशन, व्हाट इज डेवलपमेंट, वल्नरेबल सेक्शंस से एसोसिएटेड पॉलिसीज क्या हैं, कैसे हम उन्हें डील कर सकते हैं, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देन लास्टली जो हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन बच गया था वो हम अब इस सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे, लाइक व्हाट इज मोबाइल्स, इंटरनेट, ई गवर्नेंस पॉलिसी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज ग्राफीन, ये सब प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देन ऑल स्पेस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 3D प्रिंटिंग क्या है, रोबोटिक्स क्या है, सैटेलाइट कौन सी कब लॉन्च होती है, क्या नेविगेशन सैटेलाइट्स और दूसरी सैटेलाइट्स में कोई अंतर होता है या नहीं होता है। तो व्हाट इज GPS, इज इंडिया हैविंग इट्स ओन GPS और नॉट, और हमारे और दूसरे जो ना पॉपुलर GPS उसमें क्या अंतर है, तो किसका है GPS US का है, तो हमारा क्या है, क्या हमारा नाविक है। तो बहुत सारा है कि इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। देन क्रिप्टो करेंसी, ये तो हमने देख लिया, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब देखेंगे हम साइंस एंड टेक में। देन फोर्थ सेमेस्टर, आफ्टर एग्जामिनेशन your fourth semester will start. So here we will study about the post independence history. क्या इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से हमने डील किया, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का चैलेंज क्या था, क्या इंडिया की अभी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं है और क्यों नहीं है,
व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, कैसे कैसे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इवॉल्व हुए, हमारे लिए इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। देन जो चीज़ें हमारी थोड़ी सी ज्योग्राफी में बच गई थी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट कहते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो जैसे कि रॉक्स, माउंटेन्स एंड सॉयल, वेजिटेशंस, उनकी पूरी मैपिंग के साथ डीप डिटेलिंग, प्लस मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, आयरन कहाँ कहाँ पे मिलता है, कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है, माइका कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये सारी चीज़ें, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस एरिया में क्यों होता है ज़्यादा, उस एरिया में क्यों नहीं होता, प्लानिंग फॉर एन ऑफिसर यू नीड टू नो कि किस एरिया के अंदर कहाँ पे प्लानिंग करी जा सकती है। अगर रॉ मटेरियल बहुत हैवी है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी तो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगेगी, लेकिन अगर बहुत हल्का प्रोडक्ट है और आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री मार्केट के पास लगेगी। तो एज एन ऑफिसर यू मस्ट नो कि इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल क्या है, बिकॉज एज इन एसेंस गवर्नमेंट इज बिकमिंग अ फैसिलिटेटर ऑफ growth through private initiative of course. So then there is this environment, जो चीज़ें हमारी बच गई थी, like protected area networks, conservation effort, world वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में क्या अंतर है, बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है, अगर कोई रेयर एनिमल है जिसको अगर किसी ने मार दिया है गलती से या जानबूझ के, तो कौन से एक्ट्स लगेंगे, फॉरेस्ट को हम किन एक्ट्स में प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस सारे कोस्टल एरियाज किन एक्ट्स में प्रोटेक्टेड हैं, पूरी हम एक्ट्स को देखेंगे। और एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी हम यहीं पे देखेंगे क्योंकि वो कनेक्टेड है। अगेन जनरली इनको अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों बहुत कनेक्टेड है, इन्हें एक साथ ही पढ़ना चाहिए ताकि सिनर्जी बन सके और एक साथ ही हम चीज़ों को समझ सकें। देन इन इकोनॉमी ऑल द थिंग्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग क्या है, फूड सिक्योरिटी, एवरीथिंग। एंड इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है, एवरीथिंग। आईटी क्या है, आईटी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, ई कॉमर्स जो बढ़ रहा है उससे जो छोटे ट्रेडर्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या प्रॉब्लम हो रही है। स्टार्टअप कल्चर, इट इज टेकिंग अप, व्हाट इज इट, is it beneficial, why there are so many startups which may start in India but they are not able to sustain in India, either they move out, why, what are the problems of policy. Then lastly it is ethics, contribution of moral thinkers, philosophers, public service values क्या है, ethical concerns in international relations क्या है, code of ethics क्या है, citizen charter क्या है, everything related to the paper 4. And another subject is internal security. Internal security includes everything associated with security, like नक्सलिज्म क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कोस्टल थ्रेट्स एंड सिक्योरिटीज़ क्या है, मिलिटेंसी कैसे डील करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये सब चीज़ें और किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं, क्या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, कुछ हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं जिनसे हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है, मेजर लॉज एंड पॉलिसीज क्या हैं। देन सेमेस्टर 5, जैसे ही हम सेमेस्टर 5 में जाएंगे, अब हमारा ओरिएंटेशन प्रीलिम्स वाला हो जाना चाहिए धीरे धीरे। हम हमारी सेमेस्टर्स भी हमने इसी हिसाब से प्लान करे हैं कि अब धीरे धीरे हम उन सब्जेक्ट्स को आपको करेंगे जहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और ज़्यादा याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका 6th सेमेस्टर कंप्लीट होगा आपको प्रीलिम्स देना होगा, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। तो आपकी तैयारी सेमेस्टर वाइज हो रही है, लेकिन सेमेस्टर्स भी इस तरह से प्लान है कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप तुरंत जाके अपना एग्जाम दे सकें। तो 5th सेमेस्टर के अंदर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, लिटरेचर्स क्या क्या हैं, स्कल्पचर, पोएट्री, पेन, बहुत सारा याद करना पड़ता है। तो वो याद आप, क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होता तो शायद अभी तक थोड़ा सा चीज़ें धुंधली हो जाती, वैसे हम धुंधली होने नहीं देंगे क्योंकि हम रेगुलर टेस्ट्स करेंगे, लेकिन फिर भी शायद धुंधली हो जाती, लेकिन इसे हम बाद में पढ़ेंगे तो हमारे लिए एडवांटेज रहेगा। सो परफॉर्मिंग आर्ट्स, यूनेस्को साइट्स क्या क्या है, इंडियन कल्चर, एवरीथिंग। देन पॉलिटी के अंदर जो जो चीज़ें हमारी बच गई थी, थोड़ी थोड़ी जो टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए थे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर, प्रेशर ग्रुप्स, सेंटर स्टेट के रिलेशंस किन एक्ट से गवर्न होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है सेंटर स्टेट की हार्मनी को मेंटेन करने के लिए,
वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन कुछ जो ओवरऑल एनवायरनमेंट के छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए थे, हम लोगों ने 5th एंड 6th सेमेस्टर्स को इसीलिए बहुत लाइट रखने की कोशिश करी है ताकि प्रैक्टिस पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकें, टेस्टिंग पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, एंड सी सैट। हेयर वी विल हैव डेडिकेटेड क्लासेस फॉर सी सैट। सी सैट शुरुआत में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग 5th सेमेस्टर से ही इसको स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम के लिए आप डेडिकेटेडली एग्जाम आपका 5th सेमेस्टर में होगा। सी सेट वरना लगातार ही चलता रहेगा। देन 6th सेमेस्टर, ये आपका प्रीलिम्स के बहुत करीब है, तो यहाँ पर सब कुछ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको अपनी पीछे की नॉलेज को लिंक करना है। सो इट इज लाइक हैविंग ऑल दी linkages to the current affairs with the past conventional subjects। जैसे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में जो करंट अफेयर्स में आया उसको पास्ट से लिंक करके पढ़ेंगे, उसी तरह से कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटी के अंदर भी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमारी करंट अफेयर्स में आएगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। और हम यहाँ पे लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है सी सैट का, उसके ऊपर भी काम करेंगे। सो 6th सेमेस्टर इज जस्ट दिस, व्हाई? so that we can have dedicatedly we can work for prelims। so this is it। apart from that, जो कुछ doubts मेरे पास आ रहे थे कि क्या हम बीए कर रहे हैं तो हम एक और बीए कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी लगता है तो कर सकते हैं, अगर आप डुअल डिग्री होना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये 3 ईयर प्रोग्राम मेजरली उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और एक अच्छी ग्रेजुएशन भी चाहते हैं। अच्छी ग्रेजुएशन इन द सेंस बीए एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच विल develop you for your all round preparation, not just for UPSC, for other government exams, as well as आपकी नॉलेज बेस इतना होगा कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें अगर, तो जा सकते हैं। I think that's it. This is what we will do for our BA program. Apart from that, yes, I missed a few things. जैसे इसके अंदर हमने ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे की क्लासेस आपकी होंगी। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस होंगी, रेगुलर टेस्ट्स होंगे, डेली आंसर राइटिंग होगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, करंट अफेयर्स की क्लास हर हफ्ते होगी, और हम लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एंड मेंस की करते रहेंगे, ताकि जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो इतनी सॉलिड हो कि आप जब मेंस लिखने का आपको मौका मिले आप उसे क्लियर कर सकें। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो कि आप जब प्रीलिम्स लिखें तो आप क्लियर कर सकें। एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि ऑफकोर्स मैं तो हुई जो आपको इस चीज़ के अंदर हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ट्राइंग टू हैव सर्टेन अदर फीचर्स, लाइक जैसे अगर कभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास एक व्यक्ति रहेंगे जो आएंगे, जो कभी टेंशन हो गई, किसी भी तरीके की आपको परेशानियां, आप उनसे बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स लाइक अ होलिस्टिक प्रिपरेशन, होलिस्टिक what do you say, Gurukul? I think that's it. Thank you so much.